हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, नेविक, जीडी, डीबी एंड यांत्रिक, जो कि आपका फरवरी बैच 2022 बैच के रिगार्डिंग जो एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग बताने वाला है। ठीक है, साथ ही दोस्तों आप डिफेंस लाइन का प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो ये सारे के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है आपको, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा और डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो आपको बताना है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में, जो कि दोस्तों आपका रविंद्रनाथ टैगोर है, जिसे दोस्तों आपका नोबेल पुरस्कार से आपका मिला था। ठीक है, साथ ही दोस्तों इसमें बता दें कि आपका जो नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था वो दोस्तों आपका 1913 ईस्वी में आपका मिला था। ठीक है, साथ ही दोस्तों इसका जो नोबेल पुरस्कार जो कि आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, और यहीं से बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्टर सीवी रमन के बारे में। ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके जो पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो आपको भौतिकी के क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में। तो दोस्तों इसको रासायनिक के क्षेत्र में आपका दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, रासायनिक के क्षेत्र में इसका जो है नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है जो अनुपात में मिश्र धातु जिसमें तांबा, टीन एवं जस्ता रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कांस यानी ब्रॉन्ज, पीतल यानी ब्रास, सोल्जर यानी सोल्जर, ठीक है, एंड गन मेटल। तो ये बताना है दोस्तों इस चारों में से कि जो आपका जो अनुपात जो होता है मिश्र धातु में, जो अनुपात में मिलाया जाता है उसमें जो तांबा, टीन और जस्ता ये कितने कितने अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसका करेक्ट आंसर यहाँ से बात कर लेते हैं गन मेटल, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, जो कि दोस्तों आपका 87, ठीक है, 87 और 10 और 3 ये तीनों अनुपात में मिलाने पर दोस्तों आपका जो है एक मिश्र धातु तैयार होता है, वो आपका गन मेटल बनता है। ठीक है, उसे गन मेटल बोला जाता है। इसमें जो अगर स्पेशली बात करें कि गन मेटल जिसको जो कि आपका यूएसए वगैरह के एरिया में जो है लाल प्रास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एंड इसमें बात करें तो लगभग जो होता है 88% तांबा होता है। ठीक है, 88% आपका तांबा हो जाएगा, और दोस्तों 8 से 10% आपका जो है टीन हो जाता है, और 2 से 4% जो है आपका जो यहाँ पे जस्ता होता है। ठीक है, गन मेटल में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला अब दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं जो गन मेटल है वो स्पेशल जो प्रयोग में मुख्यतः गन बनाने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो गन बनाने के लिए दोस्तों आपको जो है अनुपात जो मिश्र धातु का होना चाहिए वो 87 और 10 और 3 के रेशियो में आपका जो है अनुपात होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज हेडक्वार्टर एट, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है दोस्तों वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस। तो बताना इस चारों में से कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ए का जो करेक्ट आंसर दोस्तों वाशिंगटन, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बता दूं दोस्तों कि 27 दिसंबर 1945 को जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान को जो है प्रोत्साहन और सदस्यों की जो कि है आर्थिक उन्नति के लिए, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी बोले तो दोस्तों आईएएफ यानी आईएएफ के जो है यानी दोस्तों IFA, यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों IFA जो कि आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है। ठीक है, जो कि उसकी जो स्थापना की गई थी, और इसका जो है मुख्यालय जो है अंतरराष्ट्रीय का जो मुख्यालय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी वाशिंगटन DC में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया जा रहा है कि दोस्तों विभव मापी का प्रयोग इसके लिए किया जा सकता है। किसके लिए विभव मापी का प्रयोग किया जाता है? यानी दोस्तों ए पोटेंशियोमीटर में बी यूज फॉर। तो ऑप्शन है दोस्तों प्रतिरोध यानी प्रतिरोध मापन, यानी दोस्तों मेजर ऑफ रेसिस्टेंस एंड मेजर ऑफ करंट, एंड यहाँ से देख सकते हैं सेलिब्रेशन, ठीक है, सेलिब्रेशन ऑफ मीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, यानी अमीटर तथा वोल्ट मीटर के असंकलन के लिए, या दोस्तों आपका ऊर्जा मापन यानी मेजरमेंट ऑफ एनर्जी के लिए। तो वो ये चारों में से आपको बताना है कि जो विभव मापी का प्रयोग इस चारों में से किस में किया जाता है। ठीक है, तो बता दें दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं बी में आपका, जो कि आपका मेजरमेंट ऑफ करंट, जो कि आपका विभव मापी से आपका विभव मापी के लिए जो है दोस्तों आपका करंट को मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आपका 5 में, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत प्रणालियों में एक है?
ऑप्शन है हिमालय, पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और अरावली रेंज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और यहाँ से एकदम बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अरावली रेंज है जो कि आपका दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो कि आपका भारत में पाई जाती है। ठीक है, एंड यहाँ से बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत का जो अरावली पर्वत है वो विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वत जो है जो, ठीक है, उसमें से एक जो गिना जाता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे बात कर लेते हैं एक, अगर बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी जो यहाँ पे बात करते हैं जो कि आपका अरावली रेंज। ठीक है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट आबू के पास गुरु शिखर है। ठीक है, जो कि आपके राजस्थान के सिरोही जिले के आसपास में पाई जाती है। ठीक है, और दोस्तों बात करें अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई जो है वो लगभग दोस्तों गुजरात से दिल्ली तक लगभग एक तरीके से बात करें, यानी गुजरात से आपका दिल्ली तक की लंबाई की बात करें तो दोस्तों आपका 600, ठीक है, 600 से लेकर दोस्तों आपका 650 किलोमीटर से ज़्यादा के हैं। ठीक है, यानी दूरी यानी लंबाई। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें और दिल्ली में जो है राष्ट्रीय भवन बना हुआ है, और साथ यहाँ पे बात करें और बात करें दोस्तों दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो राय सिन्हा पहाड़ी पर ही बना हुआ है। ठीक है, जो कि दोस्तों आपका अरावली का ही एक पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरावली रेंज। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है दोस्तों आपका एनी बेसेंट, अरुणा, आसफ अली एंड सरोजनी नायडू एंड मैडम भिकाजी कामा। तो दोस्तों बात करें इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका सरोजनी नायडू है, जो कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, साथ ही बात करें दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस की बात हुई है तो बता दें दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और दोस्तों मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज से हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड दोस्तों बात करें जो इसका स्थापना जो था वो ए ह्यूम ने किया था। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। इसके साथ बात करें इसके जो प्रथम अध्यक्ष वो दोस्तों आपका WC बनर्जी थे। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों, किस टाइप से पूछ लिया जाता है वो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरोजनी नायडू, जो कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो है अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। ECG इज कॉमनली यूज टू स्टडी द फंक्शनिंग, जो कि आपका आपको बताना है दोस्तों ECG सामान्यतः इसकी गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मस्तिष्क यानी ब्रेन, हार्ट यानी हृदय, लिवर यानी यकृत एंड दोस्तों लंग्स यानी फेफड़े। तो ये चारों में से आपको बताना है कि सामान्यतः गतिविधियों को अध्ययन करने यानी ECG का समान रूप से किसका प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में आपको बताना है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हृदय है, जो कि आपका ECG का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हृदय के गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए। साथ ही बता दें दोस्तों ECG का जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी याद रखना है आपको, जो कि दोस्तों आपके हृदय के लिए विद्युत चालकों से एक नियत समय के लिए जो कि हृदय की एक गतिविधि को बाहर से देख सकता है, उसे दोस्तों ECG के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों इसका जो प्रयोग होता है वो हार्ट से रिलेटेड यानी दिल से संबंधित बीमारियों जो होती है उसका पता लगाने के लिए आपका ECG का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप बताना दोस्तों आपका कि यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो कि आपका यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आपका डेसिबल मीटर, बैरोमीटर, हर्ट्ज एंड एनीमोमीटर। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैरोमीटर है, जो कि आपका वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साथ ही बता दें दोस्तों यहाँ पे जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा बैरोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पे डेसिबल की बात करें, डेसिबल मीटर, तो दोस्तों यह ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, डेसिबल मीटर। एंड यहाँ से हर्ट्ज की बात करें तो हर्ट्ज जो दोस्तों आपका फ्रीक्वेंसी तरंग यानी तरंग की जो गति होती है वो मापने के लिए यहाँ पे हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साथ ही एनीमोमीटर की बात कर लेते हैं, तो एनीमोमीटर है दोस्तों वो वायु के वेग को बताने के लिए आपका प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, एनीमोमीटर जो कि दोस्तों आपका एनीमोमीटर जो कि आपका वायु का वेग जो कि आपका एयर ऑफ वेलोसिटी को बताने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैरोमीटर, जो कि आपका वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग में लाने जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो बैरोमीटर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों आपको बताना विच ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी यहाँ पे धरती की सबसे बाहरी परत कौन सी है। ऑप्शन है दोस्तों आपका क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, और दोस्तों यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर एंड थल मंडल। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर डी का जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और इसमें बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों कि आपका जो है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, एंड दोस्तों मध्य मंडल बोले तो दोस्तों आपका मेसोस्फेयर। ठीक है, जो कि आपका ये दोनों जो है वो आपका वायु से रिलेटेड यानी वायुमंडल से रिलेटेड होता है। ठीक है, फाइनली बात करें थल मंडल के लिए यानी दोस्तों आपका लिथोस्फीयर के बारे में, तो दोस्तों यह भूपर पट्टी और मेंटल का ऊपरी जो भाग होता है उसी को मिलाकर थलमंडल यानी लिथोस्फीयर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसका जो लगभग दोस्तों मोटाई जो होती है वो 10 से लेकर आपका 200 किलोमीटर के बीच में होती है इसका मोटाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि दोस्तों आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो कि आपका धरती से बाहरी परत जो कि होती है वो लिथोस्फीयर होती है, और इसकी जो मोटाई होती है 10 से आपका 200 किलोमीटर के बीच में आपका होती है। ठीक है, मोटाई। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा भारत का एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, यानी दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेशनलाइज बैंक इन इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन है IDBI, HDFC बैंक, कैनरा बैंक और एक्सिस बैंक। तो ये चारों में से आपको बताना है इसमें से कौन सा एक भारत का एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जैसे कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही बात कर लेते हैं कैनरा बैंक के बारे में, तो एक प्रमुख जो है वाणिज्य बैंक है। ठीक है, कैनरा बैंक जो है एक वाणिज्य बैंक है, और जो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1906 ईस्वी में ही हुआ था। ठीक है, स्थापना। लेकिन दोस्तों जुलाई 1969 में जो बैंकों के जो सामाजिक जो कि दायित्व को देखते हुए अगर बात करें तो इंदिरा गांधी थे। ठीक है, तो दोस्तों उसमें जो उन्होंने 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण की घोषणा की थी वो दोस्तों जिसमें से एक कैनरा बैंक भी आता था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका भारत का एक राष्ट्रीयकृत बैंक जो कि आपका कैनरा बैंक है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपका इनमें से कौन सा क्षेत्र संगमरमर के खनन के लिए भारत में प्रसिद्ध है, यानी दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज फेमस फॉर द मार्बल मीनिंग इन इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों आपका नवेली, मकरान, ठीक है, ज्वार एंड यहाँ जादूगोड़ा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि आपका 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मकरान है दोस्तों, जो कि आपका संगमरमर के लिए भारत में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं संगमरमर के बारे में, तो मकराना जो है दोस्तों मकरान जो है वो आपका राजस्थान के नागौर जिले, ठीक है, कहाँ दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले के अंदर जो है आता है। ठीक है, मकरान। तो बात कर लेते हैं दोस्तों यह एक श्वेत पत्थर और संगमरमर के खानों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, अगर बात करें मकराना का, तो मकराना संगमरमर का प्रयोग ताजमहल में भी किया गया है। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, और इसका जो संगमरमर का नाम है वो आपका दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट कहा भी जाता है। ठीक है, जो आपका दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट यानी दोस्तों जो आपका फॉर्मूला जो होता है वो आपका CaCO3 होता है। ठीक है, CaCO3 जो कि आपका संगमरमर के भी नाम से इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, एंड दोस्तों संगमरमर को हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों मकराना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका संगमरमर के लिए भारत में प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों आपको बताना है यानी दोस्तों किसकी स्थापना की थी, कौन सी की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। दोस्तों आपको बताना ऑन 30 दिसंबर 1906 यानी 1906 में दोस्तों विच वाज फाउंडेड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं लखनऊ समझौता, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और दोस्तों सब शासन अधिनियम एंड बंगाल समझौता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जैसे कि आपको पता है तो बताइएगा जरूर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। ठीक है, साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों जो ढाका का जो नवाब थे वो आपके मुस्लिम जो कि आपका सलीमुल्ला जो कि आपका उनके नेतृत्व के 30 दिसंबर 1906 को जो कि आपका ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 में आपको बताना है दोस्तों भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपका शास्त्रीय संगीत, साहित्य एंड शास्त्रीय नृत्य एंड सिनेमा।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। ठीक है, साथ ही बात करते हैं दोस्तों, यह एक उत्कृष्ट पुरस्कार होता है। ठीक है, साहित्य पुरस्कार एक प्रकार का उत्कृष्ट पुरस्कार होता है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची है और दोस्तों उसमें जो उल्लेखित किया गया है वो 22 भाषाओं में किया गया है, जिसमें कि दोस्तों एक दोस्तों आपका ये भी आता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो दोस्तों आपका 1965 ईस्वी में आपका किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिटरेचर है दोस्तों, जो कि आपका यहाँ पे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किसके लिए प्रसिद्ध है और उन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों आपका शहनाई यानी भारत रत्न, यानी सितार यानी भारत रत्न, एंड दोस्तों ये बांसुरी यानी पद्मश्री, एंड दोस्तों आपका सरोद जो कि आपका भारत रत्न होता है। ठीक है, तो ये चारों में से आपको बताना है दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को किसके लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शहनाई के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे और इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे और इसके जो दोस्तों 2001 में जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी दिया गया था, जिसे भारत रत्न भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जोंगसोंग चोटी कहाँ पे स्थित है। ठीक है, जोंगसोंग पीक इज लोकेटेड, तो दोस्तों ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है सिक्किम है, जो कि आपका सिक्किम में ही आपका जो है जोंगसोंग चोटी स्थित है। ठीक है, साथ ही बात करते हैं सिक्किम जो दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल के आसपास में पड़ता है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग दोस्तों आपका 7462, ठीक है, 462 मीटर जो है आपका जोंगसोंग चोटी की ऊंचाई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों का, किस मौर्य सम्राट ने स्मारकों के लिए जो कि आपका पत्थर का प्रयोग की शुरुआत किया था। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक एंड कुणाल। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक जो है वो मौर्य सम्राट के स्मारकों के लिए पत्थर का प्रयोग का शुरुआत किया था। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वनस्पति तेल को घी यानी ठोस वसा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे पता होगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बता देते हैं। ठीक है, जो कि आपका करेक्ट है हाइड्रोजन, जो कि दोस्तों आपका हाइड्रोजनीकरण के लिए जो है दोस्तों हाइड्रोजनीकरण के द्वारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों से जो कि आपका हाइड्रोजन से क्रिया करवाकर, ठीक है, जो कि आपका उसको असंतृप्त से संतृप्त करने के लिए दोस्तों हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को क्रिया करवाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे वनस्पति तेल को वनस्पति घी को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही बात करते हैं दोस्तों इसका जो इसके अलावा जो एथिलीन होती है वो उसके एथेन में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन का पर्याप्त नर्तक या नर्तकी है। ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों बिरजू महाराज एंड राजा रेड्डी, किरण सहगल एंड दोस्तों सरोजा वैद्यनाथन। ठीक है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो कि आपका क्या हो जाएगा, 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिरजू महाराज है, जो कि दोस्तों आपका कथन का प्रख्यात नर्तक या नर्तक है। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें दोस्तों कि आपके जो सिलेबस में एक टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण और भारत के जो प्रसिद्ध व्यक्ति वहीं से थे जो कि आपको क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं बिरजू महाराज का, तो यूपी के रहने वाले थे। ठीक है, बिरजू महाराज थे यो यूपी के रहने वाले थे और इसे जो दोस्तों आपका 1986 ईस्वी में आपका जो है 1986 ईस्वी में, ठीक है, जो कि आपका पद्म विभूषण से भी आपका यहाँ पे किया गया था सम्मानित। ठीक है, अगर बात करें इसे जो सम्मान मिला था दोस्तों वो कालिदास सम्मान भी इसे मिला है, एंड यहाँ पे बात करते हैं संगीत का नाटक पुरस्कार भी इसे मिला है। ठीक है,
तो दोस्तों ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि जो है बिरजू महाराज जो कि आपका कौन कौन से सम्मान इसको मिला है, तो बोलना है दोस्तों आपका कालिदास सम्मान मिला है एंड संगीत का नाटक पुरस्कार सम्मान मिला है, ठीक है। साथ ही दोस्तों ये आप यूपी के रहने वाले हैं, ये भी आ सकता है एंड 1986 में इसे पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इस टाइप से भी इसका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं दोस्तों 19। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, इनमें से किस भारतीय राज्य में जो पवन ऊर्जा उत्पादक सबसे अधिक है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पादक वाला राज्य आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। तो दोस्तों बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु है जो कि आपका सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन पवन ऊर्जा उत्पादन होता है, ठीक है। अगर बात करें पवन ऊर्जा, तो यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय गैर परंपरागत स्रोत है, ठीक है। और दोस्तों वर्तमान में अगर बात कर दें तो पवन ऊर्जा उत्पादक में भारत विश्व में चौथे नंबर में आता है, ठीक है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होता है पवन ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, भारत में। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी तमिलनाडु है जो कि आपका भारत में जो है सबसे अधिक उत्पादन पवन ऊर्जा करता है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो जो भी कैंडिडेट है वीडियो के एंड तक बने तो उसके लिए यहाँ पे बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को पीडीएफ चाहते हैं तो जाके हमारे टेलीग्राम में अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे हर एक पीडीएफ का जो है वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यानी महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको गुरु माना था, अपना गुरु माना था, ठीक है। तो ऑप्शन है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय एंड रायचंद्र भाई। तो आपको बताना है दोस्तों जो महात्मा गांधी थे वो राजनीति में किसको अपना गुरु माना था, ठीक है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना जो है गुरु माना था, ठीक है। अगर गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात करते हैं तो भारत के स्वतंत्रता सेनानी यानी समाज सेवी और विचारक भी थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। इसलिए दोस्तों आपका महात्मा गांधी ने इसे अपना गुरु माना था, ठीक है। और दोस्तों यह दोस्तों 1905 ईस्वी में जो कि आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, जो कि आपका दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट कर चुके होंगे और बहुत सारे कैंडिडेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट वीडियो को अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे तो जाके फिर से और बिना स्किप करके वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट इस वीडियो में होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देना करते वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।